ठीक है। तो eMMC मैनेजर करके इसको मैं ओपन कर रहा हूं। अभी इसको ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वेट कीजिए, मैंने बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है, वेट कीजिए। देखिए ओपन हो गया। तो दोस्तों ये जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये चीज मैं आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, ये वर्जन जो है 1.8, पहले था 1.17। तो ये जो वर्जन है एक टेस्ट, मतलब एक सैंपल के द्वारा कंपनी ने रिलीज किया हुआ है। सैंपल होता है, ये बीटा वर्जन होता है, इसे सैंपल वर्जन कहा जाता है। इसका फुल वर्जन अभी तक कंपनी ने लॉन्च नहीं किया हुआ है, कि लेकिन जल्दी से जल्दी ये कंपनी लॉन्च करेगी। ये तभी लॉन्च करेगी जब उनको यूजर के तरफ से पता चलेगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या खामियां हैं और किस तरह से उनको दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत को सॉल्व करके, बग को फिक्स करके, फिर वो इसको इसके ऑफिशियल और फुल वर्जन को रिलीज करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो रिलीज किया हुआ वर्जन है, ये बीटा वर्जन है, एक टेस्टेड वर्जन है, उसका बस टेस्टिंग चल रहा है, और टेस्टिंग होने के बाद ही हम इसमें काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो में, यहाँ पे सिस्टम बता रहा है। सिस्टम का मतलब है कि मेरा जो मशीन है या मेरा जो लैपटॉप है, वो लैपटॉप की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। तो मेरा लैपटॉप जो है विंडोज NT 6.1 है, 32 बीट का ओएस डाला हुआ है, 2.6 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है मेरा, कोर i5 है, उससे 3230M CPU लगा हुआ है, इंटेल आर्क CPU है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब आपका सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, बहुत सारे टैब दिए हुए हैं। इस टैब में आप देखोगे तो सबसे पहला जो टैब है यहाँ पे, वो है जनरेशन। ठीक है। तो जनरेशन के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला जो टैब लिखा है वो लिखा है GPT, कॉलकॉम, सैमसंग, उसके बाद BCM, इंटेल और MTK। ठीक है। तो ये जो कॉलकॉम है, कॉलकॉम के जितने भी CPU है, MTK के जितने भी CPU है, सैमसंग के जितने भी CPU है, तो ये जो CPU है, ये पूरे के पूरे CPU ये मतलब यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे आपको पूरा। ठीक है। तो पूरे CPU आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से ये वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि इसके अंदर और एक ऑप्शन है, मतलब अगर मैंने अभी यहाँ पे IC लगा है, तो अगर मुझे इस IC को चेक करना है तो मुझे ये वाला टैब, मतलब पहले वाला टैब को सेट करना होगा। तो मैं पहले वाले टैब को सेट करके दिखा देता हूँ। तो पहले वाला टैब जैसे ही मैं सेट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अभी मैं आपको कनेक्ट टू इजी से अटैक करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब की पूरी जानकारी यहाँ पे आ गई। अभी ये वर्जन क्यों बनाया गया है, मैं इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप पहले वाला वर्जन देखोगे eMMC प्लस का, उसमें क्या होता है कि इतनी प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें दोस्तों सब प्रॉपर जानकारी दी हुई है, सब स्टेप टू स्टेप जानकारी दी है, सब खुले में जानकारी दी है, जिसका मतलब है आपकी सभी के सभी जानकारी को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है उसने टेस्ट बॉक्स इंटरफेस। इसका मतलब है कि हमें लगने वाले जो पिन है, जैसे कि क्लॉक है, CMD है, डाटा है, ये जितने भी पिन है वो सभी के सभी पिन्स कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, कि कनेक्ट हुआ है तो कितने नंबर पिन को कनेक्ट हुए हैं और कितना उसका एमयू है वो भी उसने बता दिया है। तो ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी उसने प्रॉपर बता दिया है कि ये पिन कहाँ पे कनेक्ट हुआ है और कैसे कनेक्ट हुआ है।
तो ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन उसने बता दी। दूसरी जो इंफॉर्मेशन आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर देखो प्रॉपर तरीके से CID दिया हुआ है, प्रॉपर तरीके से CSD दिया है, वेंडर मतलब IC किसने बनाया है, इस वेंडर का नाम, सीरीज नंबर, रिलीजन, उसके बाद उसका ब्लॉक का साइज, ROM 1 का साइज, ROM 2 का साइज, सब चीजें उसने प्रॉपर बता दिया है। देखो काउंटर, RPBM काउंटर, RPBM ओके, उसके बाद ये eMMC का कौन सा वर्जन है, ये चीज सब उसने प्रॉपर यहाँ पे बता दिया। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे उसका हेल्थ रिपोर्ट, दोस्तों हेल्थ रिपोर्ट को चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बिना चेक किए हुए उसने मल्टी लेवल सेल और उसके साथ साथ सिंगल लेवल सेल दोनों का भी हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे उसने प्रॉपर बता दिया है, प्रॉपर एकदम प्रॉपरली बता दिया है। उसके बाद उसने ये भी बता दिया है कि EXT CXT ऑटोमेटिकली स्लेव, मतलब अगर जैसे ही आप चेक करते हो उसके बाद अपने आप इस IC का EXT CXT अपने आप चेक हो सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है EasyJet के द्वारा। ये अगर सॉफ्टवेयर अगर जल्दी से जल्दी डेवलप होता है तो इससे वजह से EasyJet का और सेल बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि EasyJet का टीम सबसे पुराना और सबसे बेस्ट है, जो EMC में और UFS में सबसे बढ़िया काम कर रही है, सबसे बढ़िया काम, इतनी अच्छी तरह से काम हो रहा है जिसके वजह से नए नए मोबाइल को सपोर्ट मिल रहा है और जिस वजह से नए नए मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जिससे सक्सेस रेशियो मतलब मोबाइल बनने के जो रेशियोज है, मोबाइल बनने का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। टेक्नीशियन को बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम जो आ रही थी UFI में, जैसे कि UFI में अगर आप IC को कनेक्ट करते हो तो 17 नंबर का एरर, 17 नंबर का एरर बार बार आता है, बार बार। आप कितनी भी अच्छी तरह से ISP करो, कितनी भी तरह से eMMC लगाओ, फिर भी 17 नंबर का एरर आता है। तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी UFI को फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन EasyJet में ऐसा काम नहीं हो रहा है। EasyJet बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, जिसके वजह से EasyJet और थोड़ा महंगा होगा और उसके साथ साथ उसका काम भी परफेक्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, ये देखिए ये है गाइड पार्टीशन, आप देखते हो GPD पार्टीशन, गाइड पार्टीशन है यहाँ पे, गाइड पार्टीशन टेबल जिसे GPT बोलते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा यूजर पार्टीशन यहाँ पे आ गया। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए कि बैकअप GPT है, बैकअप GPT 16 MB का है। आप देख सकते हो इसमें यूजर डाटा देखो 10.5 GB का है। उसके बाद सिस्टम देख सकते हो 3 GB का है दोस्तों। तो ये पूरे का पूरा पार्टीशन की इंफॉर्मेशन प्रॉपर, सबकी प्रॉपर टेबल बाय टेबल प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है उसने। उसके बाद आप देख सकते हो कि वो बता रहा है कि GPT बैकअप हेडर इनवैलिड बता रहा है, GPT का उसने बैकअप नहीं ले लिया। हाँ, लेकिन उसने देखो स्कैन कर लिया, किसे ROM 2 को स्कैन कर लिया, उसके बाद अपने आप ROM 3 को भी स्कैन कर लिया और उसने पता चला कि ROM 2 और ROM 3 एकदम अच्छी तरह से है, ब्रेक में है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इज नॉट फाउंड एनी प्रॉब्लम सिग्नेचर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम बता देता, अगर ROM 2 ROM 3 में प्रॉब्लम होता तो आपका मोबाइल बूट नहीं होगा और बूट नहीं होगा तो चालू नहीं होगा। मैंने आपको ये पहली बार भी पहले ही बोला था कि ये चीज क्या होती है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। ये भी चीज बता रहा है कि कितने पार्टीशन एम्प्टी है, एम्प्टी है मतलब खाली है, ये पार्टीशन पूरे के पूरे खाली है, इसका बैकअप नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको अगर बैकअप लेना है तो बस इस पार्टीशन का आप ले सकते हो, ये पार्टीशन जरूरी है, ये पार्टीशन जरूरी है, बैकअप ले सकते हो। ये बैकअप लोगे तो भी आपका मोबाइल 100% काम करेगा, आपका डाटा भी परफेक्ट आ जाएगा, सब चीज आएगा। ये 13, 14, 15, 17, 30, 34 सभी के सभी पार्टीशन एम्प्टी है, इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें उसने बता दिया। इसके साथ साथ ये भी चीज बता दिया है कि वार्निंग, आपके डिवाइस को FRP लग चुका है, मतलब आपके डिवाइस को FRP है और FRP कितने नंबर के पार्टीशन को है, तो 29 नंबर के पार्टीशन को FRP लगा हुआ है, जिसका नाम FRP करके है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे FRP का पार्टीशन होगा 29 नंबर का, वो पार्टीशन में आपको FRP, ये देखिए दोस्तों दिख रहा है 1 MB का पार्टीशन है जिसको FRP लगा हुआ है। तो ये चीज उसने बता दिया।
अगर यहाँ पे फोन लॉक लगा होता है तो उसने बता दिया होता कि यहाँ पे फोन लॉक इतने इतने पार्टीशन को लगा हुआ है। अगर आपका फॉर एग्जांपल समझो पैटर्न लॉक लगा है तो पैटर्न लॉक पे बता दिया होता तो कितने पार्टीशन को उसने लगाया। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है तो आपको वो बता रहा है कि दोस्तों ये लॉक लगा है, तो आपको बाकी के पार्टीशन को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने जितने पार्टीशन बोले बस उतने ही पार्टीशन को आपको छेड़ना है, बाकी के पार्टीशन को कुछ भी नहीं करना है। तो इतनी अच्छी तरह से उसने प्रॉपरली ये चीज आपको यहाँ पे समझाई है, यहाँ पे प्रॉपर बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरह से दी हुई है। आप देख सकते हो कि ये देखो इन फोकस का मोबाइल है, एप्लस G42 डिवाइस है, M680 का मॉडल है, MTK मॉडल है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो दोस्तों कि ये 2015 में लॉन्च हुआ मॉडल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्मवेयर लगी हुई है वो दिसंबर 4 में लगी हुई है, 1 तारीख को लॉन्च हुआ है, दिसंबर 1 को लॉन्च हुआ है, दिसंबर 4 को इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगी हुई है, ठीक है। वो भी 6:42 में इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगी है कंपनी के द्वारा, इसका बता दिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ऑप्शन में प्रॉपर मिलेगी और आने वाले दोस्तों आने वाले फ्यूचर में यही ज्यादातर इंटरफेस काम करने लगेगा। टेक्नीशियन यही इंटरफेस ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि ये इंटरफेस पे अभी काम कर रहे हैं लोग, सपोर्ट चल रहा है। जैसे ही सपोर्ट बढ़ेगा सभी यही इंटरफेस यूज करेंगे क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि यूजर को अच्छी तरह से समझ में आए और इजी लगे, उस हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि यूएफएस जो है वो यूज करने में बहुत इजी है, इसके वजह से लोग उससे ज्यादा खरीदते थे, ठीक है। तो इसको बहुत इजी तरह से उन्होंने कर दिया है। देखिए अभी हमें अगर दूसरा ऑप्शन को सेट करना है तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे क्लोज सेक्शन करना होगा। तो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, वापस क्लोज कर दिया। अभी क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये चीज जनरेशन होता क्या है, ठीक है। तो जनरेशन में देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया, अगर आपका नॉर्मल आईसी होगा, ईएमसी होगा, यूएफएस होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एमटीके है, ओके, एमटीके जनरेशन है तो एमटीके के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद बीटीसी है, बीटीसी जो है न्वीडिया करके, तो ये जो है ये नॉर्मली पुराने मोबाइल में आता था, अभी ये मोबाइल भी आते नहीं है बीटीसी के, बहुत पुराने मोबाइल में अगर आता है तो भी आप पुराने मोबाइल को यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। पीटीआई मतलब, पीटीआई का मतलब है सैमसंग मोबाइल, जो पीटीआई फाइल से चलता है वो सैमसंग मोबाइल को आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सट्रैक्ट फॉरेंसिक करके है। एक्सट्रैक्ट फॉरेंसिक करके मतलब है कि अगर आपको खाली एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब अगर आपको खाली डाटा को ही रीड करना है तो आप यहाँ से खाली डाटा के लिए यहाँ से आप चीज के लिए बैकअप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप खाली फॉर एग्जांपल डम को लेना है तो डम के लिए यूज कर सकते हो, खाली आपको यूजर लेना तो यूजर के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद पीएमटी सोनी लिखा है तो सोनी के लिए यूज होगा खाली। उसके बाद बैकअप के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, तो ये यूजर डाटा का बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एम स्टार एंड्रॉइड, एम स्टार एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉइड जितने भी अभी टीवी आने लगे हैं ना, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉइड टीवी, जिसके अंदर एम स्टार नाम का अगर सीपीयू है, एंड्रॉइड टीवी में अगर एम स्टार नाम का अगर सीपीयू है तो उस एंड्रॉइड टीवी को आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हो, ओके। उसका एक अलग तरीका है, फ्यूचर में अभी ये टीवी को भी प्रोग्रामिंग करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉइड टीवी यहाँ से फ्लैश होता है दोस्तों। उसके साथ साथ एलजी का एमटीके टीवी भी फ्लैश होता है। उसके साथ साथ अल्मोजिक, अल्मोजिक करके अमेरिकन कंपनी है जिसका भी एक एंड्रॉइड टीवी बनाता है, उसका भी ये आप फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझाना मैं आपको चाहता था कि ये चीज होती क्या है। तो ये खाली मोबाइल के लिए नहीं चलता, ये तो अभी टीवी के लिए भी, मतलब स्मार्ट टीवी जितने भी है, स्मार्ट टीवी के अंदर के भी ईएमएमसी को वो फ्लैश करना शुरू कर दिया है इसने, तो इसके लिए ये सपोर्टेबल बना दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको खाली यूएफएस, यहाँ पे तो मैंने ईएमएमसी लगाया हुआ है, अभी ये ईएमएमसी लगा इसलिए ये कनेक्ट हो गया, लेकिन अगर आपके पास यूएफएस आईसी है, लेटेस्ट आईसी है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास यूएफएस आईसी होगा तो, ठीक है, अगर आपके पास यूएफएस है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। लेकिन अगर आपको
eMMC है तो ऊपर आपको टिक करना होगा। तो ये जो है यहाँ से आप मेमोरी कार्ड को फ्लैश कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये UEFI से ले कर सकते हो, यहाँ से आप डंप ले सकते हो, फुल फ्लैश फाइल ले सकते हो या डंप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कॉलकॉम का UEFI का ये इससे कर सकते हो, USB से कर सकते हो, ये दोनों के लिए। और ये अगर आपका कॉलकॉम मोड दिखा रहा है तो उसके लिए भी कर सकते हो। तो ये सारे चीजें उससे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स कनेक्टिविटी टाइप दिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सेम जैसे वहां पे दिया है, ई सॉकेट है, ISP है, हाई पावर है, ठीक है। तो तीनों के लिए है, मैंने अभी ई सॉकेट लगाया तो ई सॉकेट के लिए ले लिया। जैसे मैंने ई सॉकेट ले लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक 2.8 आ गया। अगर मैं ISP लेता तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक 1.8 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। मैं क्लोज एक बार कर देता हूँ, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी ई सॉकेट ले लेता हूँ, यहाँ पे 2.8 अपने आप आ जाएगा। तो क्लॉक स्पीड आप देख सकते हो, ऑलवेज क्लॉक स्पीड आप बढ़ा रखोगे, यहाँ पे वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप वो कर लेगा, ये ऑटो डिटेक्शन होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, एक बार वापस करके देखते हैं। अभी आपको ये जो पूरी जो सिस्टम है, ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम का लॉग अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे आप उसका लॉग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, देखिए जितने भी चीज है यहाँ पे दोस्तों कॉपी हो गया। मतलब पूरी की पूरी eMMC की जानकारी है, ये कॉपी हो चुका है दोस्तों। आपको अगर फ्यूचर में ये देखे कॉपी हो गया। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको फ्यूचर में मेरे से सपोर्ट चाहिए eMMC के बारे में तो आपको मुझे ये वाली फाइल भेजनी पड़ेगी जो यहाँ से सेव होगी। ये वाली फाइल मुझे आप सेव करोगे, ये सारा चीज मेरे पास आ जाएगी और ये मुझे बेचोगे आप, तब जाके मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा कि आपके eMMC को हुआ क्या है, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लियर लोगो करना है, फिर एक बार कनेक्ट टू eMMC करना है। ये कनेक्ट टू eMMC होने के बाद आपको ये सेव लोगो करना है, और ये सेव लोगो में से जो फाइल वर्ड फाइल बनेगी दोस्तों, ये वाली ये फाइल मुझे आपको भेजनी पड़ेगी। ये मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, फिर जाके मैं आपको सपोर्ट दे पाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये चीज मैं आपको यहाँ से बता पाऊंगा, ठीक है। UEFI के बारे में मैंने आपको बता दिया था, UEFI के बारे में भी एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि अगर आपको UEFI का सपोर्ट चाहिए तो आपको मुझे क्या देना पड़ेगा। तो मैंने वो भी चीज आपको बता दिया था कि आपको मुझे नोट फाइल भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट फाइल कौन सी होगी तो मैंने वो समझा दी थी आपको, फिर भी मैं एक बार दिखा दूंगा। ये आप मुझे ऐसे भेज दोगे तो मैं आपको बहुत इजी और बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट दे पाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपको सपोर्ट देना है तो उसके लिए आपको मुझे ये चीज भेजनी पड़ेगी। तो मैंने आपको मेन में जो चीजें है वो सब चीजें मैंने मेन में आपको बोल दी, प्रॉपर बता दी। अभी हम ब्राउजर में चलते हैं दोस्तों। देखिए ब्राउजर में एक बार हम वापस चेक करते हैं। देखिए दोस्तों फिर ब्राउजर में चलते हैं। देखिए ब्राउजर में यहाँ पे पूरे के पूरे पार्टीशन प्रॉपर खुल गए दोस्तों, पूरे के पूरे। इसमें देखो रोम1 है, ये रोम1 को भी आप यहाँ से देख सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो रोम1 का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो रोम1 में देखो कि उसका एन लेंथ क्या है, उसका साइज कितना है, उसका डाटा क्या है, एमपी है। उसके बाद रोम2 के बारे में जानकारी दिया है यहाँ पे। रोम2 है वो कितना एमबी का है, कितना साइज है, ये सब चीजें उसने बता दिया। उसके बाद रोम3 का भी आप इसमें मतलब ये पूरा डिटेल्स, मतलब अंदर की जो डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स इसके अंदर आपको दिखाई देगी, जो उसमें आपको दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें आपको पूरी इंटरनल डिटेल्स आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे FRP लिखा है, देखो FRP के डिटेल्स दिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा उसका डिटेल दिया है कि वो क्या है, वो एम्प्टी नहीं है, वो फॉल्स है, बाइनरी है, उसके साथ साथ 1 MB का है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे उसमें प्रॉपर आपको यहाँ पे आपको दी गई है, प्रॉपर दी है, कोई भी चीज रखी नहीं है। अभी हमें इसमें जाना है यूजर में। यूजर डाटा को हम ओपन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे यूजर डाटा आपका पूरा का पूरा खुल गया है दोस्तों, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर हम मीडिया में जाएंगे, मीडिया में 0 में जाएंगे दोस्तों। 0 में जाने के बाद देखो इसमें पूरा का पूरा उस कस्टमर का
डिटेल्स यहाँ पे दिया है पूरा। आप देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप देखते हैं तो व्हाट्सएप का मीडिया देखते हैं, फॉर एग्जांपल उसके वीडियोस देखते हैं व्हाट्सएप के। यहाँ पे एक बार उसको क्लिक करके देखते हैं, ओपन करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये उसके पूरे डिटेल्स है। 1 मिनट रुके, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये रीड इज टू सिलेक्ट है, ओके यहाँ पे होगा। देखिए तो यहाँ पे हम उसे डेस्कटॉप पे रखते हैं, वेट करते हैं, सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे और आप उसको देख सकते हो। रीड का मतलब वो देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिखा है, हॉट लिंक है, उसके बाद रीड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद व्यू है, ओके सैंपल देखना है, व्यू है, उसके बाद प्रॉपर्टीज है, उसका साइज कितना है वो भी दिखा देगा। हॉट लिंक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये हॉट लिंक है। कॉन्टेक्स्ट बताएगा, मैसेज, फोटो, फोटो टू, सेटिंग्स, ओके गैसपर की, बिल्ड, पॉपअप, वाईफाई पासवर्ड, अकाउंट, वाईफाई ऐप, व्हाट्सएप फोल्डर, वेबर फोल्डर, ये सारी चीजें इसके अंदर आप देख सकते हो प्रॉपर। इसमें देखो दोस्तों प्रॉपर सजाया हुआ है। हाँ, और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, शायद मुझे ये पहले ही बोलना चाहिए था, मैं शायद ये चीज भूल गया, अभी याद आया तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर मैं भूल जाऊंगा वापस। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है हम इसे पहले क्लोज करते हैं, ठीक है, एक बार और एक बार वापस यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे बंद कर देते हैं और फिर उसको वापस ओपन कर देते हैं। और वो जो वीडियो देखो दोस्तों यहाँ पे कॉपी हो गया, वो जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था ना अभी जो कॉपी हो रहा था, वो व्हाट्सएप का वीडियोस देखो इस फोल्डर में कॉपी हो गया दोस्तों, ये देखो, तो ये वीडियोस उसी फोल्डर में कॉपी हो गया। दोस्तों ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये चीज मुझे आपको बताना है। सबसे पहली बात कि ये जो टूल है, ये टूल खाली EasyZetec प्लस बॉक्स पे ही खुलेगा। सबसे पहली बात, ये पुराने वाले Zetec बॉक्स पे नहीं खुलेगा, ये नया जो प्लस बॉक्स है उसी पे ही खुलेगा, पुराने पे नहीं खुलेगा। ये टॉपिक मैं बोलना भूल गया था। इसके लिए आपको EasyZetec प्लस ही चाहिए क्योंकि ये एडवांस बॉक्स है। दूसरी बात, नॉर्मली हम आपको एक चीज बताना चाहता था कि ये जो टूल है EasyZetec प्लस या इजी टूल, इसे जब हम ओपन करने जाते हैं दोस्तों, तो जब हम इसे ओपन करने जाते हैं तो ओपन करते वक्त इसके अंदर जो लगा हुआ जो सिम कार्ड होता है दोस्तों, ये सिम कार्ड उसे रीड करता है और सिम कार्ड को रीड करने के बाद हार्डवेयर ओपन होता है। उसके लिए उसको टाइम लगता है ओपन होने में। देखिए आप देख सकते हो, याद देखो स्कैनिंग कार्ड दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सिम कार्ड ये हो रहा है, सिम कार्ड रीड होगा और तब जाके ये इंटरफेस खुलेगा। तो इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, और सिम कार्ड क्या होता है कभी कभी पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिम कार्ड का ड्राइवर मतलब स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, फिर भी विंडोज 7 में ये दिक्कत आती है कि इसका ड्राइवर वो छोड़ देता है, ठीक है। तो बार बार उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो सिम कार्ड छोड़, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल होने की वजह से भी अनइंस्टॉल बता रहा है। तो ये